मैं रोहित वशिष्ठ विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र हूं। मैं आपके सम्मुख आज संगम युग के विषय में बताना चाहूँगा, प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। यदि मुझसे इस प्रेजेंटेशन में कोई भी त्रुटि होती है या फिर उच्चारण में कोई भी कमी रह जाती है तो मैं क्षमा का प्रार्थी रहूँगा। मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। संगम युग सुदूर दक्षिण भारत के जनजीवन पर पहले पहले संगम युग से स्पष्टता प्रकाश पड़ता है। सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर पहले पहले संगम युग से प्रकाश पड़ता है। संगम का अर्थ क्या है? संगम का अर्थ है गोष्ठी या फिर परिषद, जो कि तमिल कवियों एवं तमिल विद्वानों का संघ था। तो संघ है तमिल कवियों एवं तमिल विद्वानों की गोष्ठी या परिषद। संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तिरुनाबुक्करसु ने सर्वप्रथम संगम शब्द का प्रयोग किया। इसके लिए तो इस तमिल कवियों एवं तमिल विद्वानों की गोष्ठी के लिए संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तिरुनाबुक्करसु ने किया। संगम, इसके पश्चात तीन मुख्यतः संगम हुए। प्रथम संगम, द्वितीय संगम एवं तृतीय संगम। तीनों संगमों में मुख्यतः चेर शासकों का वर्णन या विस्तार से उनके विषय में बताया गया है। तीनों का जो संरक्षण है, तीनों संगमों का संरक्षण पांड्य शासकों द्वारा किया गया। 197 पांड्य शासक, 197 पांड्य शासकों द्वारा इन संगमों का संरक्षण किया गया। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि, ये माना जाता है कि जो दक्षिण भारत में आर्यवर्त या फिर आर्यों के जो तत्व हैं उनको पहुंचाने वाले, आर्य के तत्वों को दक्षिण तक प्रसार करने वाले कौन थे? तो ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने आर्यों के तत्वों का दक्षिण भारत में या फिर दक्षिण में प्रसार किया। और अगस्त्य ऋषि के पुत्रों ने द्रविड़ों से विवाह करके आंध्र उत्पन्न हुए और दक्षिण में आर्य के जो तत्व हैं वो पहुंचे। तो प्रथम संगम पे वापस आता हूं। तो प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य ऋषि। प्रथम संगम को कितने पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया? तो 89 अर्थात 89 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया। और ये कहां हुआ था प्रथम संगम? तो प्रथम संगम हुआ था उत्तरी मदुरा। इसके पश्चात द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय संगम के अध्यक्ष तोल्कापियम के रचयिता तोल्कापियम एक तमिल काव्य है। जैसे कि संस्कृत काव्य है पाणिनि का अष्टाध्यायी, उसी प्रकार से तमिल काव्य है तोल्कापियर का तोल्कापियम। तो तोल्कापियम के जो रचयिता हैं तोल्कापियर, वो इस द्वितीय संगम के अध्यक्ष हैं। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है द्वितीय संगम के? वो हैं अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम को कितने पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया? तो 59 या फिर 59 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया एवं इसमें 49 सदस्य अर्थात 49 सदस्य इसमें थे। किसमें? द्वितीय संगम में। द्वितीय संगम कहां हुआ था? द्वितीय संगम कपाटपुरम या फिर अलैवाई में हुआ था। इसके पश्चात तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर, जो कि मरु गरुड़पादय के रचनाकार हैं। कौन? नक्कीरर। यही तृतीय संगम के अध्यक्ष थे। तृतीय संगम को कितने पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया? तो तृतीय संगम को 49 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया। तृतीय संगम कहां हुआ था? तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में हुआ था, जो कि पांड्य शासकों की राजधानी थी, जब पांड्य वंश की राजधानी थी, पांड्य शासकों की राजधानी थी।
अब यदि मैं बताऊं जो चेर, चोल और पांड्यों की यदि बात करूं, संगम युगीन चेर, चोल और पांड्य, तो जो तमिल काव्य है, जो तमिल साहित्य है, तमिल साहित्य में इन तीन वंशों का या फिर इन तीन साम्राज्यों का वर्णन मिलता है, विस्तार मिलता है। इन तीन का, चेर, चोल एवं पांड्य। ये संगम युगीन चेर हैं, संगम युगीन चोल हैं एवं संगम युगीन पांड्य हैं। आगे भी हम पांड्य पढ़ेंगे, जब हम अकबर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे होंगे तब हम पांड्य पढ़ेंगे। चोल हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट, राजराज फर्स्ट पढ़ेंगे, तो वो चोल हम बाद में पढ़ेंगे। ये है संगम युगीन चोल, संगम युगीन चोल, संगम युगीन चेर एवं संगम युगीन पांड्य। अब यदि मैं बताऊं तो जो ये चेर हैं, इनका चिन्ह क्या था? तो चेरों का जो चिन्ह था वो था धनुष। चोलों का क्या चिन्ह था? तो चोलों का चिन्ह था, संगम युगीन चोलों का चिन्ह था, संगम युगीन चोलों का चिन्ह था सिंह या फिर बाघ। और संगम युगीन पांड्यों का चिन्ह था कार्प, एक प्रकार की मछली, कार्प, उसको कार्प कहते थे। अब यदि मैं तमिल साहित्य के बारे में ही अन्य उनके कृतियां बताऊं, जैसे कि तोल्कापियर, मैंने बताया तोल्कापियर द्वारा रचित है तोल्कापियम। ऐसे ही अन्य कृतियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम कृति है किस लेखक की? तो शिल्पादिकारम कृति है एक चेर शासक हुए सेनगुटवन, चेर शासक हुए सेनगुटवन, सेनगुटवन के भाई, चेर शासक सेनगुटवन के भाई इलंगो आदिगल की कृति है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम के नायक नायिका हैं कोवलम एवं कन्नगी। शिल्पादिकारम की जो विशेषता, जो विषय वस्तु है वो है नुपुर की कथा, अर्थात नुपुर अर्थात घुंघरू, नुपुर की कथा। इसमें पत्नी पूजा का वर्णन है, किसमें? शिल्पादिकारम में। शिल्पादिकारम जो इसके नायक नायिका हैं कोवलम एवं कन्नगी। इसमें आगे जब हम पांड्य पढ़ रहे होंगे तो पांड्य में जब हम नेडुम जेलियम की बात करेंगे, नेडुम जेलियम के समय में ये शिल्पादिकारम केस होता है। शिल्पादिकारम एक षड्यंत्र जिसको कह सकते हैं होता है, या कांड जिसको कह सकते हैं, शिल्पादिकारम कांड होता है, जिसमें कि कोवलम को, जो कि निर्दोष होता है, उसको चोरी करने की सजा स्वरूप प्राण दंड दिया जाता है। किसके द्वारा? पांड्य शासक नेडुम जेलम के द्वारा। अब यदि वापस में आऊं शिल्पादिकारम पे, तो शिल्पादिकारम के जो नायक नायिका हैं, इसमें जो कोवलम और कन्नगी हैं, कोवलम और कन्नगी की पुत्री है मणिमेखलाई। वो बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है, और इसी पे एक कृति भी है मणिमेखलाई। जो मेरी अगली कृति होगी वो है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई किसकी कृति है, किसके द्वारा रचित है? तो मणिमेखलाई है शीतलय सतनार द्वारा रचित। इसके पश्चात जो अन्य कृति है इंपॉर्टेंट, वो है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि किसके द्वारा रचित है? जीवक चिंतामणि रचित है तिरुतक्क देवर के द्वारा। ये चार इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, इनका मैं एक बारी और रिवाइज कर लेता हूं। जैसे कि तोल्कापियर द्वारा रचित तोल्कापियम। दूसरी कृति मैंने बताई चेर शासक सेनगुटवन के भाई इलंगो आदिगल द्वारा रचित शिल्पादिकारम। तीसरी कृति मैंने बताई कि शीतलय सतनार द्वारा रचित मणिमेखलाई। चौथी कृति मैंने बताई कि तिरुतक्क देवर द्वारा रचित जीवक चिंतामणि। पांचवी जो कृति है इंपॉर्टेंट, वो है कुरल किसकी कृति है? तो कुरल है तिरुवल्लूर नामक लेखक की कृति है कुरल। इसके पश्चात अहनानुरु एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके कृति, ये किसकी कृति है? तो ये है रुद्र शर्मन द्वारा रचित है अहनानुरु में जो प्रथम मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दक्षिण विजय की सूचना किससे प्राप्त होती है कि उन्होंने दक्षिण में विजय प्राप्त की? तो वो अहनानुरु एवं मुन्नानुरु से प्राप्त होती है।
और अहनानुरू किसके द्वारा रचित है? अहनानुरू है रुद्र शर्मन द्वारा रचित। इसके पश्चात जो अन्य इंपॉर्टेंट कृति है वो है मरु गरुड़पादय। इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया। मरु गरुड़पादय, मरु गरुड़पादय किसकी कृति है? तो जो तृतीय संगम के अध्यक्ष थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। नक्कीरर की कृति है क्या? मरु गरुड़पादय, मरु गरुड़पादय। इसके पश्चात तीन कृतियां हैं जो हम साथ में पढ़ सकते हैं, एत्तुतौके, पुत्तुपाते एवं परित्रपात्तु। एत्तुतौके, पुत्तुपात्तु एवं परित्रपात्तु। एत्तुतौके क्या है? तो 8 गीतों का संग्रह है एत्तुतौके। पुत्तुपात्तु, पुत्तुपात्तु है 10 गीतों का संग्रह है पुत्तुपात्तु। और परित्रपात्तु, परित्रपात्तु है चेर शासकों के शौर्य का वर्णन। चेर शासकों के शौर्य का विवरण इसमें प्राप्त होता है, किसमें? परित्रपात्तु में। तो ये तीन हम साथ में पढ़ सकते हैं, एत्तुतौके, पुत्तुपात्तु एवं परित्रपात्तु। इसके पश्चात मैं आगे यदि बढ़ूं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेर, चोल एवं पांड्य, चेर, चोल एवं पांड्यों का संगम स्थल, चेर, चोल एवं पांड्यों का संगम स्थल तिरुवक्कामपुलियर था। तिरुवक्कामपुलियर था। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि तिरुवक्कामपुलियर और तिरुनावुक्करसु, तिरुनावुक्करसु, इससे पहले मैंने वर्णन किया। तिरुनावुक्करसु एक व्यक्ति का नाम है जिसने सर्वप्रथम संगम नाम का प्रयोग किया था इस गोष्ठी के लिए। इस जो तमिल कवियों का संघ था उसके लिए उन्होंने संगम नाम का प्रयोग किया था, तो वो थे तिरुनावुक्करसु। और अभी मैं बात कर रहा हूं तिरुवक्कामपुलियर की। तिरुवक्कामपुलियर, तिरुवक्कामपुलियर क्या है? तिरुवक्कामपुलियर एक जगह का नाम है जो कि संगम, जो कि चेर, चोल एवं पांड्यों का संगम स्थल है। क्या है? तिरुनावक्कर, जो कि है तिरुवक्कामपुलियर, तिरुवक्कामपुलियर। इसके बाद यदि आगे बढ़ूं तो चेर शासकों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। चेर शासक, चेर साम्राज्य के दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि चेर शासकों के दूसरे नाम है। इससे पहले एक और पॉइंट मिस हो गया, वो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो तमिल साहित्य है, तमिल साहित्य की मैंने आपको कृतियां बताई। तमिल साहित्य का अब मैं आपको विभाजन बता सकता हूं कि जो इसकी कृतियां हैं उनका हम किस प्रकार से उनको पढ़ सकते हैं, उनका विभाजन कर सकते हैं ताकि हमें उन्हें पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि इनके विभाजन के 2 प्रकार के आधार होते हैं। पहला आधार यदि मैं बात करूं तो वो हो सकता है इनके विषय वस्तु के आधार पर। इसका विषय क्या है? एक होता है अहुम और एक होता है पुरम। अहुम एवं पुरम। अहुम क्या होता है कि जिन कृतियों का जो विषय होता है वो प्रेम से संबंधित होता है, उसको हम अहुम में रखते हैं। और जिन कृतियों का जो विषय होता है वो युद्ध से संबंधित होता है, उसे हम पुरम में रखते हैं। अहुम एवं पुरम। अहुम जिसका संबंध प्रेम से है और पुरम जिसका संबंध युद्ध से है, उन कृतियों को हम इनमें रखते हैं। इसके बाद विभाजन का एक दूसरा आधार भी होता है जो है भौगोलिक आधार पर, अर्थात कृतियों में जिस भौगोलिकता का वर्णन किया गया, अर्थात जिस भौगोलिक परिस्थिति का या जिस भौगोलिक स्थल का वर्णन किया गया है उस प्रकार उसके आधार पर उसका विभाजन किया जाए। तो 5 प्रकार के विभाजन हम कर सकते हैं, जो कि हैं, पहला विभाजन कुरिंज। कुरिंज अर्थात कि कृषि, कुरिंज अर्थात। इसके बाद यदि मैं आगे और बढ़ूं, कुरिंज, पांचों यदि मैं भूमि साथ में बताऊं तो कुरिंज, नीथल और फिर मरुदम, मरुदम के बाद मलय एवं पुलय। तो कुरिंज अर्थात कृषि योग्य भूमि, कुरिंज कृषि योग्य भूमि नहीं, हिमालय पर स्थित भूमि या फिर पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है, पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में या फिर हिमालय के बारे में जिसमें वर्णन किया गया होता है, वो होती है कुरिंज। उन कृतियों को हम कुरिंज में रखते हैं। इसके पश्चात है कुरिंज के पश्चात है उसके पश्चात है नीथल अर्थात समुद्र, जिन कृतियों में समुद्र तट के विषय में बताया गया होता है वो होता है नीथल, उसको हम नीथल के अंदर रखते हैं। तृतीय प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो है मरुदम अर्थात जिसमें कि कृषि
जिसमें जिस भूमि में कृषि हो सकती है उसको हम मरुदम कहते हैं। ये भले ही नाम से मरुस्थल जैसा लग रहा होगा, किंतु ये मरुस्थल नहीं होती है, वो अन्य प्रकार की भूमि होती है। तृतीय भूमि, चतुर्थ भूमि जो होती है, चतुर्थ विभाजन जिसपे हम कर सकते हैं वो होगा तो कुरिंज, कुरिंज, नीथल, मरुदम और मुलय और पलय। मुलय अर्थात मुलय एवं पलय। पलय जो होती है वो होती है जो सूखी भूमि होती है, सूखी भूमि को हम पलय कहते हैं, और ड्राई भूमि जिसको कह सकते हैं। अब यदि मैं चेर शासकों की ओर बढ़ूं, चेर शासकों की ओर बढ़ूं तो चेर साम्राज्य के कई नाम हैं, जैसे कि चेर साम्राज्य के कई नाम हैं, जैसे कि इसके नाम है बनावर, कुडावर, बनावर, कुडावर एवं बनावर, कुडावर, ये इसके अन्य नाम हो सकते हैं। और मलयार, पुरैयार, ये इसके अन्य नाम है, किसके? चेर साम्राज्य के, सॉरी चेर साम्राज्य के। अब यदि मैं चेर साम्राज्य में आगे बढ़ूं तो चेर साम्राज्य कहां तक विस्तृत था? जो चेर साम्राज्य था, संगम युगीन चेर साम्राज्य था, वो जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट अर्थात जहां पे केरल है वो वाला जो कोस्ट होता है, जो पूर्वी जो पश्चिमी घाट है, वहां पर चेर साम्राज्य था। मालाबार कोस्ट में चेर साम्राज्य था। यदि मैं चोल साम्राज्य की बात करूं तो चोल संगम युगीन चोल कहां पे थे? संगम युगीन चोल जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग है, वहां पर चोल साम्राज्य था। और जो पांड्य साम्राज्य की बात करो तो पांड्य साम्राज्य जो मुख्य तमिलनाडु की क्या कहते हैं, नीचे दक्षिणी जो भाग है या फिर जो मध्य भाग है, वो पांड्य शासकों के अधीन था। यदि मैं चेर साम्राज्य पे आऊं तो चेर साम्राज्य के प्रमुख राजा हुए हैं, जैसे कि जो प्रमुख शासक हुए हैं, जैसे कि चेर साम्राज्य में सेनगुटवन, इसके बारे में मैंने पूर्व उल्लेख किया, सेनगुटवन इसका प्रमुख राजा था। या फिर नेदुन जेरल आदम इसका प्रमुख शासक था। और और उदयन जेरल इसका एक प्रमुख शासक था। अब यदि मैं इनको विस्तार से बताऊं, उदयन जेरल, तो उदयन जेरल इस चेर साम्राज्य का प्रथम जो शासक था वो था उदयन जेरल। ये उदयन नहीं है, ये उदयन है, उदयन जेरल। तो ये प्रथम शासक था चेर साम्राज्य का। इसके पश्चात जो उदयन जेरल था, इसने मथुरा में ये कहा जाता है कि इसने महाभारत में जो वीर हैं उनको भोजन कराया था। और इसने अपने साम्राज्य में भी विभिन्न पाकशालाओं का निर्माण कराया और उससे ये जनता को भोजन वितरित कराता था। कौन? तो चेर का प्रथम शासक उदयन जेरल। इसके पश्चात यदि मैं अन्य प्रमुख शासक जो कि चेर के हैं उन पे आऊं तो वो है नेदुन जेरल आदन। इसके प्रमुख काम यदि मैं बताऊं तो नेदुन जेरल आदन जो है, इसने जो चेरों की राजधानी है उसको मरंदय कराया था। मरंदय चेरों की राजधानी किसके उसमें भी, तो वो नेदुन जेरल आदन ने कराया मरंदय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि जो चेर साम्राज्य थी उसकी राजधानी मरंदय थी, किसने कराई थी? तो नेदुन जेरल आदन ने कराई थी। इसके बाद आगे यदि मैं बढ़ूं, इनके और अन्य कामों पे बढ़ूं, नेदुन जेरल आदम जी, तो नेदुन जेरल आदम। इसके बाद यदि मैं अन्य चेर शासक जो है सेनगुटवन की ओर बढ़ूं, जो सेनगुटवन थे, इनके जो भाई हैं, सेनगुटवन के भाई, चेर शासक सेनगुटवन के भाई इलंगो आदिगल, वो शिल्पादिकारम लिख रहे हैं, शिल्पादिकारम लिखते हैं। और उसमें ये इनके बारे में भी अवश्य ही लिखते हैं। इनके बारे में ये पत्नी पूजा के विषय में लिखते हैं, पत्नी पूजा के विषय में लिखते हैं। पत्नी पूजा, या फिर वो इनके बारे में एक और पॉइंट बताते हैं। कौन? शिल्पादिकारम बताता है। शिल्पादिकारम कहता है, शिल्पादिकारम के अनुसार पत्नी संप्रदाय के संस्थापक, पत्नी संप्रदाय या फिर कौमार्य पूजा
के उपासना से संबंधित। ये किससे थी? तो कौमार्य पूजा से के उपासना से संबंधित, कौमार्य देवी पूजा की उपासना से संबंधित जो पत्तनी संप्रदाय है, पत्तनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पत्तनी संप्रदाय के संस्थापक सेनगुट्टवन जी हैं। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा शिल्पादिकारम कह रही है, जो कि इलंगो आदिगल की है। इसके पश्चात जो पत्तनी संप्रदाय है या फिर पत्तनी पूजा है, पत्तनी पूजा से हमें उस समय के पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। किससे? तो पत्तनी पूजा से, जो कि किसमें उल्लेखित है? शिल्पादिकारम में उल्लेखित है, इलंगो आदिगल की शिल्पादिकारम में उल्लेखित है। उससे हमें पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। जबकि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज इसके विषय में कहता है कि मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिखता है कि जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में नारियों के शासन करने से एवं नारियों के कम उम्र में माता बनने से वहां की मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मेगास्थनीज कहता है। उससे तो वो संकेत देता है कि यहां मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था मिलती है। तो ये जबकि शिल्पादिकारम के विरोधाभासी है। इसके पश्चात जो टॉलमी है, टॉलमी जो कि एक भूगोलवेत्ता है, वो इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में नहीं, वो वांजी या फिर करुवरु या फिर कुरवर, इसके अन्य नाम है वांजी के। तो टॉलमी वांजी के बारे में उल्लेख करते हैं एवं वांजी से अनेक सिक्के प्राप्त हो रखे हैं, रोमन सिक्के, जिससे कि ये पता लगता है कि जो वांजी है शायद ये भी, जिससे ये अंदेशा होता है कि ये भी चेर साम्राज्य की राजधानी रही होगी। कौन? वांजी या फिर करुवुर या फिर करुवर। इसके पश्चात सेनगुट्टवन में एक और पॉइंट है कि सेनगुट्टवन जो है, इनको धर्मपरायण कुटुवन भी कहा जाता है, धर्मपरायण कुटुवन भी कहा जाता है। किसको? सेनगुट्टवन को। इसके पश्चात यदि मैं चोल शासकों पे आऊं, चोल साम्राज्य या फिर चोल शासकों पे आऊं, तो चोल साम्राज्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो चोल साम्राज्य के अन्य नाम है कल्ली चोल साम्राज्य का अन्य नाम है, और सेम्बिदास इसका अन्य नाम है, सेनई इसका अन्य नाम है चोल साम्राज्य का, या फिर वलावन इसका अन्य नाम है। अब यदि आगे बढ़ो तो जो चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य का चिन्ह क्या था? तो चोल साम्राज्य का चिन्ह सिंह या फिर बाघ था। चोल साम्राज्य का विस्तार कहां पे था? संगम युगीन चोल साम्राज्य का विस्तार जो कोरोमंडल तट है वहां पे, या फिर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पूर्वी भाग में चोल साम्राज्य का विस्तार था, पूर्वी भाग में चोल साम्राज्य का विस्तार था। यदि मैं आगे बढ़ूं तो चोल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनोवर, उत्तरी मल्लूर थी, तथा इसके बाद में इसकी राजधानियां उरैयूर हुई और उरैयूर भी। इसके पश्चात यदि मैं उरैयूर एवं तंजावुर, और यदि मैं आगे बढ़ूं तो चोलों के जो प्रमुख शासक हुए हैं, या फिर उससे पहले चोलों के एक शासक हुए हैं एलारा नाम से एक शासक हुए। एलारा ने श्रीलंका के दूसरी ईसा पूर्व में मतलब बिफोर क्राइस्ट में, दूसरी शताब्दी में उन्होंने श्रीलंका के राजा को परास्त किया एवं वहां 50 वर्षों तक शासन किया। कहां? तो श्रीलंका में। किसने? तो एलारा, चोल शासक एलारा ने, संगम युगीन चोल शासक एलारा ने। इसके पश्चात जो इसके संगम युगीन चोलों के जो प्रमुख शासक हुए या फिर जो प्रचलित शासक हुए वो थे करिकाल। तो करिकाल के बारे में यदि बताऊं तो यदि हम करिकाल को अभी देखें तो करिकाल नाम से अभी जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी चार विभक्त है, 4 रूपों में विभक्त है, जैसे कि येनम। और यदि मैं पूर्वी घाट की बात करूं, पूर्वी घाट में तो येनम है, सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर देखो तो येनम, पुडुचेरी, और सबसे नीचे कराईकाल आता है, जहां पे कि कावेरी नदी का डेल्टा भी होता है, वो है कराईकाल।
यदि मैं और पश्चिमी घाट की बात करूं पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी का तो माहे उसका पश्चिमी में केरल के साइड भाग है। और जो कराईकाल है ये इससे संबंध हो सकता है कि जो करिकाल हैं ये राजा और इनका कराईकाल से संबंध हो सकता है। और करिकाल जो है ये वेणी के युद्ध से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए थे। वेणी का युद्ध जो कि इन्होंने 11 चेर एवं पांड्य शासकों को 11 चेर एवं पांड्य शासकों के समूह को परास्त किया। इसीलिए जो वेणी का युद्ध है ये इनके लिए बेहद ही अधिक महत्व रखता है। इससे इनको बेहद ख्याति प्राप्त हुई। किसको? करिकाल को। इसके पश्चात कालांतर में रणलय के युद्ध में इन्होंने 9 शासकों को परास्त किया, जिससे कि इनको और अधिक ख्याति प्राप्त हुई कराईकाल को। इसके पश्चात कराईकाल ने चोलों की राजधानी को पुहार, चोलों की द्वीपीय राजधानी या फिर चोलों की तटीय राजधानी को पुहार बनाया। और पुहार या फिर जिसका अब वर्तमान में जो नाम है वो है कावेरीपत्तनम। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पुहार का वर्तमान में नाम क्या है, तो वो है कावेरीपत्तनम। इसके पश्चात कराईकाल ये 7 संगीतों का, जो 7 संगीत के स्वर होते हैं सारेगामा पाधानी, इनका ज्ञाता था। और इसने ये वैदिक धर्म अनुयायी था। कौन? कराईकाल। इसके पश्चात कराईकाल के पश्चात जो प्रमुख शासक जिसका उल्लेख मिलता है वो है पेरुनर किल्ली जो शासक हैं इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन्होंने राजसूय यज्ञ कराया था। राजसूय यज्ञ कराने वाले संगम युगीन चोल शासक कौन है? तो पेरुनर किल्ली ये शासक हैं। यदि चोलों की एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस हो गया, जैसे कि जो चोल साम्राज्य था वो किन 2 नदियों के मध्य स्थित था उस समय, तो वो था पेन्नार एवं बेल्लारू नदियों के मध्य। किस साम्राज्य का विस्तार था या फिर किस साम्राज्य की भूमि थी? तो होगा संगम युगीन चोल साम्राज्य। इसके पश्चात यदि मैं पांड्यों की ओर बढ़ूं, पांड्य साम्राज्य, जो पांड्य थे, पांड्यों ने सर्वप्रथम जो तीनों के तीनों संगम है उनको संरक्षण दिया था। और पांड्य शासकों में मेगस्थनीज जो है वो सर्वप्रथम पांड्य शासकों का वर्णन करता है और लिखता है कि पांड्य शासकों में सर्वप्रथम हेराक्ल की पुत्री ने शासन किया। ऐसा कौन लिखता है? तो ऐसा मेगस्थनीज लिखता है। इसीलिए वो मातृ सत्तात्मक की भी जब बात कर रहा है तो वो नारी का शासन की बात कर रहा है। तो नारी के शासन की पांड्य राजाओं के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है कि जो पांड्य राजा हैं उसमें हेराक्ल की पुत्री शासन कर रही है। और वो पांड्य राज्य को क्या कहता है? वो पांड्य राज्य को मोतियों का देश भी कहता है, मोतियों का राज्य भी कहता है। किसको? पांड्य साम्राज्य को या पांड्यों के राज्य को। कौन? मेगस्थनीज कहता है। इसके पश्चात जो पांड्यों का चिन्ह था वो कार्प या फिर एक प्रकार की मछली। कौन? एक प्रकार की मछली था। ये क्या था? पांड्यों का चिन्ह था। इसके पश्चात पांड्य जो थे, पांड्यों में मुख्य जो शासक हुए हैं वो है नेडियोन। तो नेडियोन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेडियोन ने एक नदी को अस्तित्व प्रदान किया एवं इसने समुद्र पूजा होती है, ये अनुश्रुतियों के अनुसार इसने समुद्र पूजा का शुरुआत किया। किसने? नेडियोन, जो कि पांड्य शासक है। संगम युगीन पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा की शुरुआत की। इसके पश्चात जो इसका इंपॉर्टेंट अन्य शासक है किसका? संगम युगीन पांड्य का, वो होगा पलसालय मुडुकुडुमी जो है, इनके बारे में एक दान पात्र है विल्वी मुडी, जो
दान पात्र है वो कहता है कि ये पांड्यों के कौन, जो पलसालय मुडुकुडुमी हैं, ये पांड्यों के प्रथम ऐतिहासिक राजा हैं। कौन? पलसालय मुडुकुडुमी। और पलसालय मुडुकुडुमी जो हैं, इन्होंने उपाधियां कौन कौन सी ग्रहण की? उन्होंने एक तो पलसालय, जो इनके नाम के आगे पलसालय है, ये इनकी उपाधि है। पलसालय का अर्थ क्या होता है? तो पलसालय का अर्थ होता है विभिन्न यज्ञशालाओं का निर्माण करने वाला, अर्थात विभिन्न यज्ञशालाओं को बनाने वाला। तो इन्होंने कई यज्ञशालाओं का निर्माण किया, इसीलिए इन्होंने ये उपाधि पलसालय की उपाधि ग्रहण की। किसने? पलसालय मुडुकुडुमी ने। मुडुकुडुमी। इनकी एक और अन्य उपाधि थी, वो थी महेश्वर, वो इनकी उपाधि थी। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो अन्य जो इसका इंपॉर्टेंट शासक है और वो पूरे पांड्य साम्राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है संगम युगीन पांड्य साम्राज्य का, वो है नेडुंजेलम। नेडुंजेलम। तो नेडुंजेलियम जो है वो विभिन्न, नेडुंजेलियम जो है इसने तलैया लगानम के युद्ध से ख्याति प्राप्त की, जैसे कि कराईकाल ने वेणी के युद्ध से एवं रणडले के युद्ध से ख्याति प्राप्त की थी। ऐसे ही जो पांड्य शासक नेडुंजेलियम है, ये तलैया लगानम के युद्ध से ख्याति प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात नेडुंजेलियम जो है ये रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपने 2 दूत भेजते हैं। इससे इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऐसे कौन से पांड्य शासक हैं जिन्होंने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में दूत भेजे? तो वो थे नेडुंजेलियम जो है इन्होंने, और यदि मैं बात करूं तो पांड्य शासकों की राजधानी थी, पांड्य शासकों की राजधानी मदुरा या फिर मदुरै थी। इसके पश्चात यदि मैं अब आगे बढ़ूं तो यदि मैं राजधानियों पे आऊं कि सभी की राजधानियां, जो इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं, यदि सभी साथ में बताऊं कि मुख्य स्थल कौन कौन से थे पूरे चेर चोल एवं पांड्यों के, या संगम युगीन चेर चोल एवं पांड्यों के मुख्य स्थल कौन कौन से थे? तो चेरों के जो मुख्य स्थल थे, या फिर यदि मैं पत्तनों पे आऊं, इनके जो मुख्य पत्तन थे या स्थल थे वो थे, या इनकी राजधानियां बताऊं तो चेरों की जो राजधानी थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो थी मरंदे। किसके द्वारा की गई थी? मरंदे, जो कि नेदुंजेरल आदम द्वारा ये राजधानी की गई थी। मरंदे चेरों की राजधानी। और चेरों की यदि मैं पोर्ट्स या फिर जो बंदरगाह हैं उनकी बात करूं तो टोंडा बंदरगाह किसका है? टोंडा बंदरगाह चेरों का है। इसके पश्चात मुसीरी बंदरगाह किसका है? तो मुसीरी बंदरगाह चेरों का है। मुसीरी, टोंडा एवं ये बंदरगाह किसके हैं? तो ये चेरों के हैं। इसके पश्चात यदि मैं चोलों पे आऊं, चोलों के मुख्य जो नगर थे, या फिर इनकी पहले मैं कैपिटल सिटी की बात करूं तो इनका कैपिटल उरैयूर, पहले आरंभिक कैपिटल जो थी वो थी, आरंभिक कैपिटल उत्तरी मल्लूर। उसके पश्चात तंजावुर एवं उरैयूर भी, और तंजावुर एवं उरैयूर भी। और जो इनका प्रमुख शासक है चोलों का, वो है करिकाल। तो उसने इनकी राजधानी, द्वीपीय राजधानी क्या बनाई? तो पुहार बनाई, पुहार या फिर कावेरीपत्तनम। तो चोलों के समय में कई राजधानियां रही, जैसे उरैयूर, तंजावुर और उत्तरी मल्लूर एवं पुहार। अब यदि मैं आगे पांड्यों पे आऊं, पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई या फिर कोलकाई थी, तथा इनकी राजधानी मदुरै या फिर मदुरा हुई, उत्तरी मदुरा, जहां की तृतीय संगम भी हुआ था। तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में हुआ था, वहां चोलों की पांड्यों की राजधानी में हुआ था। इनसे रिसेंट में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीएससी 2023 में या फिर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुसीरी बंदरगाह और जो मुसीरी बंदरगाह है, सॉरी मुसीरी है एवं मुसीरी एवं कोरकाई,
मुसीरी एवं कोरकाई क्या है? दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं प्रश्न जो साक्षात प्रश्न है वो पूछूं तो दक्षिणी भारत के परिप्रेक्ष्य में मुसीरी एवं कोरकाई क्या था? तो उत्तर था कि मुसीरी एवं कोरकाई बंदरगाह था। अगले टर्म में यह भी पूछ सकता है कि जो मुसीरी है वो किस साम्राज्य का बंदरगाह था? मुसीरी चेर शासकों या फिर चेर साम्राज्य का बंदरगाह था, मुसीरी बंदरगाह। और कोरकाई किसका था? तो कोरकाई पांड्यों का। और टोंडा किसका था? टोंडा इनका था, टोंडा चेरों का था। इसके पश्चात यदि मैं आर्थिक व्यवस्था पे आऊं या फिर आर्थिक व्यवस्था से पहले राजनीतिक व्यवस्था पे आऊं तो जो राजा होते थे, राजतंत्र था, इसमें चेर, चोल एवं पांड्य, ऑफकोर्स इसमें राजतंत्र था, राजाओं का वर्णन किया मैंने। तो राजाओं की शक्तियों का, राजाओं की जो शक्तियां हैं वो विभिन्न मंडलों में या फिर विभिन्न विभागों में विभाजित थी। तो मुख्यतः 5 विभागों में ये विभाजित थी। उन 5 महाविभागों में के जो सदस्य हैं उनमें ये शामिल थे जो मैं बता रहा हूं। जैसे कि 5 सदस्य उनमें शामिल थे। पहले थे मंत्री जिसे कि अमीय 4 कहते थे, अमीय 4 मंत्री। दूसरे थे पुरोहित जिन्हें कि पुरोहितार कहा जाता था, तीसरे थे सेना नायक जिन्हें सेनापतियार कहा जाता था, सेनापतियार। चौथे थे दूत या राजदूत जिनको दूतार कहा जाता था। 5वें थे गुप्तचर अर्थात जिन्हें उर्रार कहा जाता था, उर्रार। तो इनमें कौन कौन से थे जो 5 यदि मैं एक साथ और बताऊं तो वो होंगे मंत्री, पुरोहित, सेना नायक, दूत या राजदूत एवं गुप्तचर। यदि इनके ऐसे नाम बताऊं तो अमीयाचार और पुरोहितार, सेनापतियार, दूतार एवं उर्रार किसे कहते हैं? तो उर्रार गुप्तचर को कहते थे। अब यदि मैं आगे बताऊं तो आर्थिक व्यवस्था पे आऊं तो सभी संगम युगीन जो शासक थे, इसमें मैं पूरा संगम युगीन की बात करूंगा, संगम युग की बात करूंगा, चेर, चोल एवं पांड्य सभी की बात करूंगा। तो संगम युग में जो संगम युग का एक प्रमुख जो स्थल था वो था अरिकामेडु का वर्णन जो है वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भी मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें कि एरिथ्रियन सी किसे कहा गया है? एरिथ्रियन सी रेड सी या फिर लाल सागर को कहा गया है, जो कि गल्फ ऑफ एडन एवं मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। गल्फ ऑफ एडन को वो स्ट्रेट ऑफ बबल मंडेब से और मेडिटेरियन सी को वो स्वेज कैनाल से जोड़ता है। जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक है ये भारत में दक्षिण एवं रोमन साम्राज्य एवं भारत के व्यापार के बारे में बताती थी। कौन? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसने ये बताया था। और ये मतलब दक्षिणी भारत के व्यापार के बारे में बताती थी। और ये पहली सदी की पुस्तक थी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके लेखक का नाम अज्ञात है, इसके लेखक का अभी तक पता नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इसके अनुसार जो अरिकामेडु एक बंदरगाह था, जो कि अरिकामेडु द्वारा रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार होता था। भारत से मसालों का निर्यात होता था और रोमन साम्राज्य से सोना एवं चांदी का आयात होता था। इसके पश्चात यदि मैं कर व्यवस्था की बात करूं या फिर राजस्व की बात करूं तो जो राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो खेती था, अर्थात कृषि थी। कृषि या फिर खेती, उत्पादन का 1/6 भाग राजा का होता था। और यही मैंने गुप्तकालीन भी बताया, गुप्त काल में भी 1/6 भाग जो होता था वो राजा को प्रस्तुत होता था। यहां पर भी संगम युग में भी 1/6 भाग राजा को प्रस्तुत होता था उत्पादन का। इसके पश्चात यदि मैं करों की शब्दावली पे आऊं तो मुख्य करों की जो शब्दावली है या फिर जो मुख्य शब्द हैं उसके वो होंगे मां या फिर इमे। ये किसके लिए यूज होता था? तो मां या फिर इमे ये
भूमि की दो माप थी, भूमि की दो प्रसिद्ध मापें थी, कौन सी, मा या फिर इमे। इसके पश्चात एक शब्द आता है करय। करय क्या था, करय एक प्रकार का भूमिकर था। इसके पश्चात एक शब्द आता है उल्गु, उल्गु या फिर संगम, उल्गु या फिर संगम। ये संगम जो है ये कर से संबंधित है ना, उल्गु या फिर संगम, ये कौन से कर का, ये किस कर को कहते थे, ये कहते थे सीमा कर या फिर चुंगी कर, चुंगी या फिर जिसको टोल टैक्स कहते हैं, चुंगी कर या फिर सीमा कर को संगम युग में उल्गु या फिर संगम कहा जाता था। इसके पश्चात जो एक और शब्द आता है वो है, अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें यदि आगे बढ़ूं तो इस समय पे वस्तु विनिमय द्वारा ही मुख्यतः सामान के, वस्तु विनिमय द्वारा ही आर्थिक बिक्री एवं सामान बेचा जाता था वस्तु विनिमय के द्वारा। और इसके जो प्रमुख स्थल थे वो अरिकामेडु थे। इस समय पे बाजार को क्या कहा जाता था, बाजार के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, अनवन नाम से बाजार को जाना जाता था किस समय में, संगम युग में। और ऐसे ही संगम युग जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। धन्यवाद।